गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम लोग पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि निरक्षीय स्थिति कारण क्या होता है और अक्षीय स्थिति कारण क्या होता है। तो हम लोग देखें कि निरक्षीय स्थिति और अक्षीय स्थिति के लिए छोटे द्विध्रुव के लिए क्या होता है फॉर्मूला। तो हम लोग का निरक्षीय स्थिति के लिए क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P/r⁴ ये निरक्षीय स्थिति के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला है। और अक्षीय स्थिति के लिए छोटे द्विध्रुव के लिए क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2P/r⁴। तो इसी फार्मूला का यूज़ करके हम लोग निकालेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है ना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लेंगे एक द्विध्रुव ले लेते हैं AB। यहाँ पर मान लो माइनस क्यू आवेश है, यहाँ पर क्या है प्लस क्यू आवेश है। इसका मध्य बिंदु हम लोग मान लो ले लेते हैं यहाँ पर O। ठीक है, ये हम लोग का द्विध्रुव हो गया। अब किसी भी बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करनी है तो किसी यहाँ पर कोई भी इस फील्ड में कोई भी बिंदु ले लेते हैं। यहाँ पर मान लो ये बिंदु क्या है P है, ठीक है। और इस मध्य बिंदु O से इसकी दूरी हम लोग ले लेते हैं कि इसकी दूरी क्या है R है, ठीक है। और ये मान लेते हैं कि ये थीटा कोण बनाते हुए यहाँ पर दूरी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये बिंदु P जो है न तो अक्षीय स्थिति पर है और न ही निरक्षीय स्थिति पर है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस आघूर्ण को हम लोग मूवमेंट कराएंगे, घुमाएंगे, ठीक है। तो इसको जब हम लोग घुमाते हैं, मान लो इसको थोड़ा सा टर्न किए तो ये द्विध्रुव यहाँ तक आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया तो हम देखते हैं कि ये जो बिंदु P है इसके लिए निरक्षीय स्थिति पर है ना। और हम लोग थोड़ा टर्न कराते हैं और मान लेते हैं कि ये जो द्विध्रुव है यहाँ पर आ गया। अब इस द्विध्रुव कारण ये बिंदु P क्या है मान लेते हैं अक्षीय स्थिति पर है। तो जब इसको हम लोग मूवमेंट करा रहे हैं तो इसका आघूर्ण क्या होगा यहाँ पर हम लोग का P होगा। इसके लिए भी आघूर्ण क्या होगा हम लोग का P होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कि इस द्विध्रुव के लिए ये क्या है अक्षीय स्थिति पर है। यानी अगर हम लोग घटक की बात करें तो ये क्या है क्षैतिज घटक है। तो क्षैतिज घटक हम लोग किसको लेते हैं कॉस को लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। अब इसकी बात करें तो यहाँ पर देखते हैं कि ये जो बिंदु P है इसके लिए क्या है ऊर्ध्वाधर घटक है। तो यहाँ पर हम लोग ऊर्ध्वाधर घटक क्या लेते हैं साइन थीटा, ठीक है। इतना हो गया। इसके बाद हम लोग निकालेंगे कि इस द्विध्रुव के लिए इस बिंदु P पर कितना तीव्रता होगा, है ना। तो इसको हम लोग मान लेते हैं कि इसका तीव्रता कितना है E1 है, ठीक है। क्या मान लिए E1 है। तो अब देखो ये जो द्विध्रुव है ये इसके सापेक्ष क्षैतिज में है। तो क्षैतिज घटक का फॉर्मूला क्या होता है छोटे द्विध्रुव का 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और ये होता है P/r⁴, है ना। तो यहाँ पर जो घटक है तो घटक को भी हम लोग यहाँ पर लेंगे तो ये हो जाएगा 2P cos थीटा। इसको दे दिए हम लोग पहला। और इसका जो डायरेक्शन होगा वो बिंदु P से इस तरह बाहर की ओर होगा E1। अब हम लोग इस द्विध्रुव कारण यहाँ पर बिंदु P पर निकालेंगे तीव्रता। तो ये हम लोग क्या है निरक्षीय स्थिति पर है, इसके कारण ये क्या है निरक्षीय स्थिति पर है। तो निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P/r⁴। तो यहाँ पर P घटक को भी साथ में लिखेंगे तो P साइन थीटा/r⁴। और इसको हम लोग तीव्रता को दे दिए E2 दे दिए। अब इसका जो क्षेत्र होगा वो किस ओर होगा, डायरेक्शन जो होगा वो इसके समांतर होगा, है ना। इस जो द्विध्रुव है AB इसके समांतर होगा E2, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये वाला भी हम लोग का समांतर होगा, वो हम लोग बाद में निकालेंगे। तो ये हो गया हम लोग का 2। अब इनका परिणामी निकालना है। तो यहाँ पर देखो ये एक दूसरे के लंबवत हैं। तो इसका परिणामी क्या होता है इसका विकर्ण होता है। इसका क्या होता है विकर्ण होता है ना। और इसका परिणामी जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसको हम लोग दे देंगे E हम लोग को निकालना है। अब यहाँ पर देखो कि
ये क्या है, इसके समांतर है, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, इसके समांतर होगा, है ना। और ये वाला भी क्या होगा, समांतर होगा। तो इसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये इसका डायरेक्शन ये इस ओर है। तो यहाँ से हम लोग अगर कैलकुलेट करें तो इसका डायरेक्शन इस ओर होगा। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये क्या है, E1 डायरेक्शन है ना। ये क्या है, मान लो E1, तो इसको भी हम लोग मान लेते हैं ये वाले लेंथ को कि E1 डायरेक्शन है। तो देखो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा लंब, ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और ये क्या होगा, विकर्ण। तो विकर्ण का कैसे निकालते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण बराबर क्या होगा, रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो परिणामी हम लोग कैसे निकालेंगे, बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पर निकालेंगे E, तो ये हो जाएगा रूट E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर, है ना। वैल्यू रख देंगे यहाँ पर हम लोग, तो हो जाएगा रूट E1 कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p cos थीटा अपॉन r⁻3, और इसका हो जाएगा स्क्वायर, है ना। इसी प्रकार इसका ये हो जाएगा p sin थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 r⁻3 और पूरे का स्क्वायर। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट इसका स्क्वायर हो जाएगा 4p का स्क्वायर और cos स्क्वायर थीटा अपॉन ये वाला होगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 r⁻3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा p स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 r⁻3 का स्क्वायर, है ना। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो मैं ऊपर का मिटा दे रहा हूँ। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, इसमें से कॉमन देखो क्या क्या निकल रहा है, p स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन 0 r⁻3, तो ये स्क्वायर टर्म में है, ये भी स्क्वायर टर्म में है। तो जब रूट से बाहर निकालेंगे तो स्क्वायर क्या हो जाएगा, हट जाएगा। यहाँ पर भी p स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन 0 r⁻3 का स्क्वायर है, तो रूट से बाहर निकालेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा। यहाँ पर कॉमन क्या निकलेगा, p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 r⁻3, और यहाँ पर क्या बचेगा, रूट, ये देखो 4 बच रहा है, यहाँ से cos स्क्वायर थीटा बच रहा है, तो हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर क्या बच रहा है, साइन स्क्वायर थीटा। इसको भी हम लोग मिटा देते हैं। अब ये हो जाएगा p 4 पाई एप्सिलॉन 0 r⁻3, इसको हम लोग अलग लिखेंगे तो ये हो जाएगा, मान लो 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। इसको 4 cos स्क्वायर थीटा है तो 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, है ना। 3 और 1 क्या हो जाएगा, 4 ही आएगा। अब साइन स्क्वायर थीटा को यहाँ पर ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इसके बाद ये तो वैसे ही हो जाएगा p 4 पाई एप्सिलॉन 0 r⁻3, और यहाँ पर इस cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो यही हम लोग का किसी भी बिंदु के लिए परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो अब हम लोग मान लेते हैं कि अगर ये वाला जो डायरेक्शन है इसको हम लोग चेंज करके इस थीटा को 0 कर दें, मतलब ये जब 0 हो जाएगा तो ये वाला जो है ऐसा है, ये यहाँ तक आ जाएगा, तो ये P बिंदु इसके क्या होगा, क्षैतिज में आ जाएगा, तो अक्षीय स्थिति में आ जाएगा। तो इसके लिए हम लोग निकालते हैं कि थीटा इक्वल टू अगर 0 है तो क्षैतिज स्थिति का फॉर्मूला आता है या नहीं। तो थीटा इक्वल टू अगर 0 है तो इसमें रख देंगे, क्या मिलेगा हम लोग को, p 4 पाई एप्सिलॉन 0 r⁻3, और यहाँ पर हो जाएगा 3 cos स्क्वायर 0 प्लस 1। तो cos 0 का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा p अपॉन
4 पाई एप्सिलॉन 0 r की पावर 3 और ये 1 हो जाएगा, 3 1 ज 1 3 1 ज 3 प्लस 1, तो ये क्या मिल जाएगा हम लोग को √4 मिलेगा, है ना। और √4 का वैल्यू क्या हो जाता है 2 हो जाता है, तो ये मिल जाएगा हम लोग को 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 r की पावर 3। तो यहाँ पर देखो थीटा इक्वल टू 0 कर दिए, है ना। थीटा इक्वल टू 0 होगा तो ये यहाँ तक आ जाएगा अक्षीय स्थिति पर, तो ये तुम्हारा अक्षीय स्थिति के लिए फॉर्मूला है, ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब अगर इस थीटा का वैल्यू 90 कर दे, मतलब ये अगर ऐसे चला जाए तो ये क्या होगा, इसके लिए निरक्षीय स्थिति पर आ जाएगा। तो थीटा का वैल्यू 90 करने पर ये निरक्षीय स्थिति का फॉर्मूला निकलता है कि नहीं, अब हम लोग वो देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग थीटा इक्वल टू 90 रख देते हैं, तो p 4 पाई एप्सिलॉन 0 r की पावर 3, इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा √3 cos स्क्वायर 90 प्लस 1। तो cos स्क्वायर 90 का जो वैल्यू होता है वो होता है 0, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 r की पावर 3, और इसका वैल्यू क्या होता है, cos 90 का वैल्यू 0 होता है, तो ये पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा √1, ठीक है। तो √1 का वैल्यू क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। तो यहाँ पर e क्या मिल जाएगा, p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 r की पावर 3। तो ये देखो निरक्षीय स्थिति के लिए छोटे द्विध्रुव का फॉर्मूला आ गया। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये जो हम लोग का फॉर्मूला है किसी बिंदु के लिए सही है ना। मतलब ये क्या करता है, निरक्षीय स्थिति के लिए और अक्षीय स्थिति दोनों के लिए सेटिस्फाई करता है ना। तो ये हम लोग को याद रखना है कि किसी बिंदु के लिए ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। और अगर आपको निरक्षीय स्थिति और अक्षीय स्थिति के लिए पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और मेरे एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।